नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूपीपीसीएल के TG2 पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। यह पेपर यूपीपीसीएल का ऑफिशियल पेपर है दोस्तों। इस पेपर में 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं तथा पेपर के दूसरे भाग में रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 150 क्वेश्चन सहित कुल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में हम 2019 के TG2 के पेपर को हल करने वाले हैं। तो चलिए इस प्रश्नों को समझते हुए इसको हल करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, आलोक का विलोम होगा। दिए गए विकल्पों में से हम चारों विकल्प को समझ लेते हैं। प्रकाश का विपरीत होता है अंधकार, दुख का विपरीत होता है सुख, निराशा का विपरीत होता है आशा और अंधकार का विपरीत होता है प्रकाश या आलोक। दिए गए विकल्प में पहला विकल्प प्रकाश है जिसका विपरीत अंधकार होगा, लेकिन प्रश्न में पूछा गया सवाल पे ध्यान देंगे तो पूछता है आलोक का विपरीत क्या होगा, अतः उत्तर 4 अंधकार होगा। दूसरा प्रश्न है वत्सल में कौन सा प्रत्यय है। हमारी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में, फिर से दोहरा देता हूं। उपसर्ग कहते हैं किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग लगता है और किसी भी शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है। वत्सल शब्द है, यहाँ पे वत्सल में जो आखिरी ल है यह एक प्रत्यय होता है। वत्सल के प्रारंभ में जो व है वह एक उपसर्ग होगा, अतः दिए गए प्रश्नों का विकल्प एक ल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए दोस्तों मैंने आपसे पहले भी बताया हूँ, आगे भी बताता रहूँगा कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर आपके सामने होगा। विस्मरण शब्द में जो स शब्द है वह दांत्य स होता है, इसीलिए विस्मरण विकल्प पहला सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। दिए गए विकल्पों को हम समझ लेते हैं। विकल्प पहला नयन। नयन का मतलब होता है आँख, यह एक तद्भव शब्द है। तत्सम तद्भव का मतलब होता है तत्सम शब्द संस्कृत का रूपांतरण होता है। जो हिंदी में बोला जाए उसको यदि हम संस्कृत में बोलते हैं वह तत्सम कहलाता है, और तद्भव होता है संस्कृत का रूपांतरण। नयन एक तद्भव अर्थात हिंदी शब्द है, इसको हम संस्कृत में नेत्र कहते हैं। दूसरा है लवण। लवण एक तत्सम शब्द है जिसको हिंदी में हम नमक कहते हैं। तीसरा है नीम और चौथा है पंख, अतः दिए गए विकल्पों में से विकल्प 2 लवण सही होगा। अगला प्रश्न है तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का आशय है। दिए गए विकल्पों को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तबेले की बला बंदर के सिर अर्थात इस विकल्प के लोकोक्ति के पढ़ने के साथ ही हमें विकल्प 4 अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई। जब आप ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे तो आप ध्यानपूर्वक इस दिए गए विकल्पों को पढ़ेंगे। इसके अलावा आप लोकोक्तियों पे अपना कमांड करेंगे। लोकोक्तियों को जानने के लिए आप लुसेंट के हिंदी नामक पुस्तक को अवश्य अध्ययन करें। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। दिए गए विकल्पों में से विकल्प नंबर 2 पंचायत शब्द स्त्रीलिंग शब्द होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची हमारे हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है मित्रों। दिया गया विकल्प समीर और पवन और वायु, यह तीनों हवा का पर्यायवाची शब्द होता है। विहग अर्थात पक्षी होता है जो हवा में उड़ते हैं, अतः दिए गए विकल्पों में से हमसे प्रश्न के हिसाब से पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, अतः विकल्प 3 विहग सही होगा। अगला प्रश्न है शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें संज्ञा से सर्वनाम तक पे कमांड रहना चाहिए। कम समय के अभाव में मैं आपको संज्ञा को बताऊंगा। संज्ञा कई प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। दिया गया विकल्प 4 वाचक शब्दों को बताता है, जिसमें विकल्प पहला भाववाचक है। भाववाचक का मतलब होता है किसी भी अवस्था को बताए, जैसे बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। दूसरा है जातिवाचक, जब किसी
खास जाति का बोध कराता है वह संज्ञा जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे लड़का, लड़की, शिक्षक, टीम, यह एक जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति को हम इंगित या प्रदर्शित करते हैं वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जब किसी ठोस तरल पदार्थ धातु को हम इसका बोध कराते हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे सोना, पानी इत्यादि, यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। दिए गए विकल्पों में से नंबर 2 का विकल्प जातिवाचक सही है। अगला प्रश्न है, उन्माद का संधि विच्छेद होगा। संधि विच्छेद में आपको एक सामान्य सी प्रक्रिया के साथ चलना है। आपको पूरे शब्दों को 2 अलग अलग भागों में बांट देना है, जिसमें पहले भाग को आप ए और प्लस लगा के दूसरे भाग को बी समझना है। पहला भाग का जो सबसे अंतिमवा वर्ण रहेगा वह हमेशा ही हलंत में रहेगा, अर्थात आधा रहेगा। विकल्प पहला उन धनमाद, दूसरा उन धनमाद, तीसरा उद धनमाद और चौथा उत धनमाद में अगर हम इसके हिसाब से समझें तो उन धनमाद तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ए का पहला जो अंतिमवा अक्षर रहेगा वह हलंत रहेगा। दूसरी स्टेप में बढ़ते हैं तो हमेशा त, थ, द, ध, न में त को और द को न हो जाता है संधि विच्छेद में। अतः इस प्रश्न के हिसाब से विकल्प नंबर 4 उत धनमाद सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तद्भव है? तद्भव शब्द मैंने बताया आपको संस्कृत का हिंदी रूपांतरण होता है, अर्थात संस्कृत के जो वर्ण होते हैं, प्राचीन काल परंपरा में हिंदी से पहले संस्कृत शब्द ही हमारी आदि जननी थी। उसके बाद हिंदी का विकास हुआ तो उसके कुछ ऐसे शब्द जो संस्कृत में हैं और हिंदी में उसको बाद में बनाया गया, उसी के रूपांतरण को हम तद्भव कहते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से निष्ठुर शब्द संस्कृत वर्ण है, नग्न संस्कृत वर्ण है, नृत्य संस्कृत वर्ण है, नया जो है यह तद्भव है, हिंदी वर्ण है। अतः दिए गए विकल्पों में से विकल्प 4 नया सही होगा। अगला प्रश्न है, रास्ते पर लाना मुहावरे का सही अर्थ है। विकल्प को देख लेते हैं हम। पहला विकल्प है हरा देना, दूसरा है रास्ता दिखाना, तीसरा है काम निकालना और चौथा है सुधार करना। रास्ते पर लाना यह एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति है, प्रसिद्ध मुहावरा है। किसी को रास्ते पे लाना, जैसे कहते हैं गांव घरों में कि हमने उन व्यक्ति को रास्ते पे ले आया, तो ऐसे में सुधार करना विकल्प नंबर 4 सही होगा। लोकोक्तियां और मुहावरे प्रश्नों में बिल्कुल सामान्य से पूछे जाते हैं जो हमारे ही आसपास रहते हैं। अतः इन सब चीज़ों को समझने के लिए आप अधिकाधिक मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। इससे आपको हिंदी के प्रश्न पत्रों को हल करने में समस्या नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको दिए गए विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। तो विकल्पों को देख लेते हैं। पहला विकल्प है वह आता तो मैं जाता। दूसरा विकल्प है मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ। तीसरा विकल्प है मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रहा था। चौथा विकल्प है आप क्या दोगे। तो पहला विकल्प सही है, दूसरे, तीसरे और चौथे गलत विकल्प को हम देखते हैं कि उसमें गलतियां क्या हैं और उसको सुधारते हैं। दूसरा विकल्प बोल रहा है मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ, यह गलत है। सही होगा मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ। तीसरा है मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रहा था, यह गलत है। सही होगा मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। चौथा होगा आप क्या दोगे, यह गलत है, आप क्या देंगे। तो इस हिसाब से इसका विकल्प नंबर पहला वह आता तो मैं जाता, यह गलत नहीं है, अतः यही सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जल में विचरने वाले जीव के लिए एक शब्द होता है। दिया गया विकल्प जलचर, दूसरा है नभचर, तीसरा है जलज और चौथा है थलचर। विकल्प पहला जलचर। जलचर का मतलब होता है जो जल में, चर मतलब चलायमान हो, जल में चले, तो पहला विकल्प सही होगा। इसके अलावा हम अन्य 3 विकल्पों को भी देख लेते हैं।
दूसरा है नभचर। नभ मतलब होता है आकाश, चल अर्थात होता है चलना, यानी जो आकाश में विचरण करे। अर्थात यदि यहाँ विकल्प में अगर पूछता है पक्षी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा तो वह नभचर होगा। तीसरा है जलज। जलज का मतलब होता है जो जल से उत्पन्न होता है। अब मैं कमेंट सेक्शन में आपसे जवाब चाहूँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो जल से उत्पन्न होती है। अगला विकल्प है थलचर। थलचर का मतलब होता है, थल मतलब होता है धरा, धरा अर्थात पृथ्वी होती है, अर्थात जो पृथ्वी पर चलता हो। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही विकल्प होगा जलचर। अगला प्रश्न दोस्तों, हथकड़ी में कौन सा समास होगा। दिए गए विकल्पों को समझ लेते हैं। पहला विकल्प है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास कहता है कि जिसका पूर्व पद प्रधान होता है वह अव्ययभाव समास होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास, जो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प है। तीसरा है द्विगु समास। द्विगु समास का विग्रह होता है कि जिसके समास में संख्यावाची शब्द आ जाए, जैसे चौराहा द्विगु समास है। चौथा विकल्प है द्वंद्व समास, जो दो शब्दों को आपस में जोड़ के रखता है, जैसे माता पिता, रामकृष्ण, यह द्विगु समास है। अतः दिए गए विकल्पों में से विकल्प नंबर 2 तत्पुरुष समास सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उपसर्ग हमारे किसी भी शब्द के पहले आता है, प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में आता है। प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है पूछने पे विकल्पों में से पर, ड़, प और प्र में विकल्प नंबर 4 प्र सही होगा। तो हिंदी प्रश्न पत्र भाग में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें। लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको हिंदी संबंधित कोई भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या पूछें। हमारी टीम लगातार आपकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।